हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपना जो टेस्ट सीरीज चलती है उसका पेपर नंबर 024882 882 जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर। पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल है अपना एनालॉजी से और नंबर टू नंबर रिलेशन हमें बनाना है। तो देखें, बात करें इसकी, 7 का 330 से रिलेशन बता रखा है और 9 का 716 से रिलेशन। अब 330 कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, क्यूब के आसपास का नंबर है। 330 है 343 के आसपास और 343 क्या है, 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब -13 में अगर कर दूं यहाँ पर तो नंबर बना 330। आगे ये रिलेशन अगले नंबर में देखते हैं कि 9 का क्यूब होता है 729 और इसमें से मैं अगर 13 माइनस कर दूं तो मेरा नंबर बचा 716। दोनों जगह परफेक्ट है ये चीज़। अब इसी को हम फॉलो कहाँ करेंगे, जो मिड में दे रखा है उसके अंदर। तो मैं उल्टा चलता हूँ यहाँ से कि इसमें मैंने 13 ऐड किया तो मेरा नंबर बना 216 और 216 क्यूब किसका है, अगर इसका मैं रूट क्यूब करूँ तो ये नंबर कितना बना मेरा 216 रूट क्यूब है 6 का। तो अपना जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर परफेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है हमारे सामने और मेरे से पूछा है कि पी का टी से क्या संबंध है। तो रिलेशन कौन बताता है दोस्तों, रिलेशन वो बताता है जिससे रिलेशन पूछा जाए। तो रिलेशन किससे पूछा, टी से, तो टी आवाज़ लगाएगा किसको, पी को। और टी और पी दोनों फर्स्ट और लास्ट छोर के ऊपर दे रखे। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला रिलेशन दे रखा है माइनस से यहाँ से। तो हमने पढ़ा कि P इज़ मदर ऑफ Q, P माता है किसकी, Q की। नेक्स्ट रिलेशन को मैं यहाँ से पढ़ूँ तो यहाँ दे रखा है Q इज़ ब्रदर ऑफ R, Q भाई है किसका, R का। नेक्स्ट यहाँ से अगर मैं रिलेशन को लूँ तो दे रखा है R पुत्र है S का, R इज सन ऑफ S, तो S हो जाएगा इसका पिता। नेक्स्ट दे रखा है कि S पिता है T का, तो T हो जाएगी इसकी संतान। अब रिलेशन बताएगा T कॉल करेगा किसको, P को, तो क्लियरली विजिबल है ये इसकी है माता। तो मदर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल है हमारा बोर्ड मास का सवाल है और इसने बोला है कौन सा समीकरण सही होगा। जब भी आप प्रश्न पढ़ें तो सबसे पहले देखना कि सही पूछा है या गलत पूछा है, क्योंकि दोनों तरह के सवाल पूछे जाते हैं यहाँ पर। और मुझे इंटरचेंज किसको करना है, 8 और 2 को। तो देखो यहाँ मुझे 2 की जगह क्या लिखना है, 8, 2 की जगह क्या लिखना है, 8। तो ये बना 7/8। तो 7/8 कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो पहले इक्वेशन से आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ अगर मैं चलूँ कि मुझे 2 की जगह 8 लिखना है और 8 की जगह मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है। मैं सॉल्व करता हुआ चलूँ, सबसे पहले मुझे सॉल्व किसको करना है, डिवीजन को। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 5 और मल्टीप्लाई करूँ तो 8 गुणा 4 हो जाएगा 32, 32। मिड में माइनस का निशान, फिर 8 और फिर प्लस का निशान। अगर प्लस वाली मैं दोनों वैल्यूज़ का सम करूँ तो सम आया 37 - 8, तो यहाँ आया 29 और 29 यहाँ नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड की तरफ अगर मैं चलूँ, यहाँ मुझे लेना है 8 और यहाँ लेना है 2। तो सबसे पहले डिवीजन को सिंप्लीफाई करें। 8 में 1 का भाग लगाया, कितना आना है यहाँ पर 8 और यहाँ मुझे 2 लिखना है, तो 4 2 = 8, फिर प्लस है, 6 का निशान है, फिर माइनस है। तो +8 और -8 कैंसल आउट, बचा कितना, 6। तो ऑप्शन सी तीसरा जो समीकरण है वो यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन बोर्ड मास का सवाल है और पूछा है संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए किन नंबर्स को आपस में बदलना होगा। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखो 18 की जगह मुझे लिखना है 11 और 11 की जगह लिखना है मुझे 18। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करूं तो वैल्यू कितना आई मेरी, यहाँ पर 72, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9 और यहाँ पर इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3। तो वैल्यू लिखता हुआ मैं चलता हूँ। वैल्यू आप यहाँ पर देखें, 18 की जगह 11 + 72 + 9
इंटू 4 प्लस 3 माइनस 18, ये वैल्यू बनी 36। तो 11 प्लस 72 प्लस 36 प्लस 3 माइनस 18, प्लस की अगर मैं वैल्यूज़ का सम करूं, यहाँ इन सारी वैल्यूज़ का मैं सम करूं तो देखो 70 और 30 100 और 110, फिर इसमें मैं सम करूं 19 20 और 22 तो 100, वापस देखते हैं इसको, सम देखें यहाँ पर इसका, अगर मैं सम करूं तो 70 प्लस 30 100 प्लस 10 110, रिमेनिंग का अगर मैं सम करूं तो ये सम आया 12 है, तो वैल्यू आई 122 और उन्हें 18 में माइनस कर दूं तो वैल्यू आई मेरी 104। तो पहला ऑप्शन तो क्या चला गया यहाँ पर गलत। नेक्स्ट की तरफ यहाँ चलते हैं हम। मुझे इंटरचेंज करना है 6 और 4 को, कि जहाँ 6 है उसकी जगह मैं 4 ले लूँ और जहाँ 4 है उसकी जगह मैं 6 ले लूँ। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ 18 प्लस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी मेरी 48 प्लस आगे ब्रैकेट में वैल्यू है 9 इंटू 6 प्लस 3 माइनस 11 इक्वल्स टू 112, ये वैल्यू आई 54। 18 प्लस 48 प्लस 54 प्लस 3 माइनस 11 इक्वल्स टू 112। पॉजिटिव वैल्यूज़ का अगर मैं सम करूं 10 50 100 100 एक हो गया अपना, बाकी का सम करें तो 16 4 20 और 3 23, तो वैल्यू आई 123, माइनस 11 कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी 112। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ कोई शॉर्टकट का ऑप्शन नहीं था, तो आपको इक्वेशन बना के चेक करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेटर सीरीज का सवाल है, और जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं तो दो तरीके हम फॉलो करते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए चलते हैं। पहला है फर्स्ट टू फर्स्ट और फिर है फर्स्ट टू लास्ट। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट को कंपेयर करूं तो देखिए ओ से मैं आर गया तो +3 है, आर से एक्स गया +6 है, और यहाँ जाऊँ +9 है। इसका मतलब जो आगे आएगा वो +12 आना है यहाँ पर। तो अगर मैं इसमें +12 कर दूँ तो मेरा लेटर आ जाएगा यहाँ पर एस, जो कि दो ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। सेकेंड लेटर को अगर मैं कंपेयर करूँ जी से एल, फिर क्यू, फिर वी और आगे पूछा है, तो यहाँ देखिए +5 है, अगेन +5 है, अगेन +5 है, और अगर +5 करूँ तो यहाँ आ जाएगा ए, 27 पे ए। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। तो लेटर सीरीज में दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है उसके अंदर मुझे इनको अरेंज करना है। तो देखो अरेंजमेंट में देखते हैं। सबसे पहले पहला लेटर सब में सेम है। नेक्स्ट बात करें तो आई और आई, फिर यहाँ दे रखा है ओ, तो आई और ओ में सबसे पहले आता है आई, तो मुझे सबसे पहले इन तीनों को ही कंपेयर करना है। तो HIST, चार लेटर सेम है, कैंसल आउट किया। नेक्स्ट लेटर ओ सेम है, ओ यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, आर सेम है, आर सेम है, आर सेम है। उसके बाद यहाँ है वाई और यहाँ है आई, तो आई पहले आएगा, आई ए और सी में पहले आना है ए को, तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा और उसके बाद 1 आएगा। तो 2 4 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, 2 4 1। तो ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एनालॉजी सिमिलैरिटी का सवाल है, बेस्ड ऑन वर्ड्स है। तो इसमें रिलेशन दिया है मिल्क और लीटर, कि दूध को किस से मापते हैं हम, किस में मापते हैं, लीटर के अंदर मापते हैं। तो जो चीनी है, चीनी सॉलिड आइटम हो गया, तो चीनी को किस में मेजर करते हैं हम, किलोग्राम के अंदर मेजर करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना सिलोजिज्म का सवाल है। हमारे सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं उनका।
सबसे पहले दे रखा है ऑल आर एच, सभी आर एच हैं। आगे दे रखा है सम टी आर, कुछ टी आर हैं, कुछ टी आर हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जब भी किन्हीं दो स्टेटमेंट्स के अंदर कोई एक वेरिएबल कॉमन हो, जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आर कॉमन है दोनों के अंदर, तो सबसे पहले हम बनाते हैं जो सम वाला रिलेशन है उसको। वापस अगर इस डायग्राम को मैं पहले सम वाले से इंडिकेट करूँ तो मैंने बनाया कुछ टी आर है और उसके बाद दे रखा है सभी आर एच हैं, सभी आर एच हैं। दोनों डायग्राम सेम है। कल को आप ये नहीं करें कि टी और आर को दोनों को एच के अंदर बैठा दें। अगर आप रिलेशन ऐसे बना रहे हैं कि सभी आर एच हैं और उसके बाद दे रखा है कुछ टी आर है, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। तो जब भी ऐसा हो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कुछ वाला रिलेशन है उसको ड्रॉ करना है। अब यहाँ हम बात करते हैं इस डायग्राम से, देखें सभी एच आर हैं, तो सभी एच आर नहीं है, कुछ एच क्या है, आर है। तो पहला कंक्लूजन हो जाएगा गलत। यहाँ पर एच से आर की तरफ रिलेशन आएगा हमारा कि कुछ एच आर है। आगे दे रखा है सभी टी एच है, तो टी और एच में अगेन रिलेशन किसका है, कुछ का, कि कुछ टी एच है। तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत। फिर दे रखा है कोई आर टी नहीं है, टी और आर में तो रिलेशन है यहाँ पर, तो थर्ड भी क्या हो गया, गलत। तो यहाँ आया कि कोई सा भी कंक्लूजन इसको फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। 2 वर्ड्स दे रखे हैं नाइट और इसका कोड ये लिखा हुआ है। तो जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग में बेस्ड ऑन लेटर्स के सवालों की बात करते हैं तो सबसे पहला तरीका हम फॉलो करते हैं पेयर ऑफ लेटर्स का। सबसे पहला तरीका हमारा पेयर ऑफ लेटर्स का है। तो देखो अगर आप यहाँ चेक करते हैं तो के का जोड़ीदार पी गिवन है, एन का एम गिवन है, आई का आर गिवन है, जी से टी है, एच से एस है और टी से जी है। तो ये यहाँ पर पेयर ऑफ लेटर वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल है। तो नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, डी का जोड़ीदार होता है डब्ल्यू, ई का होता है वी, सी से एक्स, ई से वी, एन से एम और टी से जी। अब ये जहाँ भी अवेलेबल है वो हमारा राइट आंसर है। तो डब्ल्यू वी एक्स यहाँ नहीं है, डब्ल्यू वी एक्स यहाँ है, डब्ल्यू वी एक्स यहाँ है और यहाँ पर भी। फिर दे रखा है वी एम जी, यहाँ नहीं है, वी एम जी ऑप्शन सेकेंड के अंदर अवेलेबल है। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और 2 एग्जाम्पल मेरे को दे रखे हैं। फंड का कोड लिखा हुआ है, सेंड का कोड लिखा हुआ है और मेरे से गिफ्ट का कोड पूछा है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं बेस्ड ऑन लेटर्स के, सबसे पहला तरीका होता है हमारा पेयर ऑफ लेटर्स लिखने का। सबसे पहला तरीका है पेयर ऑफ लेटर। तो पेयर ऑफ लेटर देखो एफ का जोड़ीदार यू आगे नहीं दे रखा है, तो पहला निकल गया अपना तरीका। सेकंड तरीका हम पढ़ते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि फिक्स कोड का सवाल है। फिक्स कोड के सवाल से मतलब है कि जो वर्ड मेरे से पूछा है, यहाँ मेरे से क्या पूछा है, गिफ्ट, क्या इस वर्ड के लेटर जो गिवन एग्जाम्पल है उसके अंदर है या नहीं। तो देखो जी दोनों में अवेलेबल नहीं है, तो फिक्स कोड का सवाल भी नहीं है मेरा। थर्ड हम पढ़ते हैं इसमें रिपीटेशन ऑफ लेटर्स। थर्ड क्या पढ़ते हैं हम, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, की जो वर्ड दिया है क्या वही लेटर कोड के अंदर एप्लीकेबल है क्या। तो देखो फंड के जो चारों लेटर यहाँ कोड के अंदर नहीं है, तो थर्ड तरीका भी एलिमिनेट हुआ। अगला तरीका हम पढ़ते हैं कंपैरिजन, जिसमें या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट तरीका है हमारा कंपैरिजन का। अब कंपैरिजन 2 तरह से करते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट। जैसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ इसको, फंड, और फंड का कोड है FOVH। तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन का मतलब F से F बना +0, U से O बना -6, N से V बना, तो यहाँ डिफरेंस आ गया +8 का। तो फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन नहीं बैठ रहा, क्योंकि जो रिलेशन है, जो डिफरेंसेज है वो कोई एक सीरीज के अंदर नहीं आ रहे। अगर मैं फर्स्ट टू लास्ट जाऊँ, फंड FOVH, तो फर्स्ट टू लास्ट मतलब F से H बनाया +2 है,
U से V बनाया +1 है, N से O बनाया +1 है और D से F बनाया +2 है। तो यहाँ रिलेशन क्या निकल कर आया फर्स्ट टू लास्ट के अंदर कि +2 +1 +1 और +2 ये रिलेशन आया। तो यही रिलेशन अगर मुझे गिफ्ट के लिए देखना है तो गिफ्ट से मैं जब जाऊँ बाहर लिख लेता हूँ इसको, और हम फर्स्ट टू लास्ट कर रहे हैं तो +2 होगा तो I बनेगा, +1 होगा तो J आएगा, फिर +1 है तो G आएगा और +2 है तो V आएगा। तो आंसर आया VGJI, थर्ड ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। 10 सवाल हो चुके हैं। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है और हमसे पूछा है कि Q P की बहन है। मुझे क्या रिलेशन प्रूव करना है? Q P की बहन है। तो जब भी मुझे रिलेशन देकर इक्वेशन पूछी जाती है तो हमने पढ़ा है कि सबसे पहले मुझे जेंडर आइडेंटिफाई करना होता है। तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले मुझे जेंडर पहचानना है और जेंडर यहाँ पता चला Q का, क्या कि Q बहन है। तो Q कौन है यहाँ पर? फीमेल। तो सबसे पहले हम जेंडर की तरफ दौड़ते हैं। तो देखो Q का जेंडर यहाँ पता लगा है प्लस, और इसने बोला कि Q पिता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगले ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ डिवीज़न दे रखा है और डिवीज़न क्या कहता है कि Q माता है। इसको चेक कर लेता हूँ मैं। तो पहला रिलेशन मल्टीप्लिकेशन से क्या है मेरा कि P भाई है किसका? Q का, और फिर दे रखा है Q माता है किसकी? R की। इसका मतलब Q बहन हो गई P की। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगेन ऑड वन आउट सवाल, इसको मैच करते हैं हम। हमें दे रखा है लेंथ और मीटर की। जो लेंथ है उसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर। कि लेंथ को किसके अंदर मेजर करते हैं हम? मीटर के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन मुझे दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, सही है यहाँ पर। मास मतलब जो वजन है उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं। टेम्परेचर जो है उसको हम केल्विन के अंदर लेते हैं, और जो वॉल्यूम है उसको हम मीटर क्यूब में लेते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट की विद्युत धारा को हम एम्पियर के अंदर मापते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एम्बेडेड फिगर का सवाल है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर निहित है। इन चारों ऑप्शन में मुझे देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो क्लियरली विजिबल है ऑप्शन बी, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि ऑप्शन बी इसके अंदर हिडन है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ आंसर हो गया हमारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। ऑड वन आउट का सवाल है। 4 ऑप्शंस है मेरे पास, 3-3 लेटर्स उसके अंदर है। अब हमें देखना है कि कौन सा उसको एक उससे डिफ्रेंशिएट करता है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, आपने देखा X Y Z तीनों लगातार नंबर हैं, लेटर्स हैं। A B C तीनों लगातार हैं, और यहाँ L के बाद M आता है दोस्तों, L M N होता है, I J K ये तीनों लगातार हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा कि बाकी 3 के अंदर क्या है, जो तीनों अक्षर है वो क्रमागत है, एक के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। मुझे 3 नंबर दे रखे हैं और मेरे से पूछा है इनमें क्या रिलेशन है, इन तीनों नंबर्स का जो ग्रुप है उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो देखो ये सवाल कैसे है, हम सवाल कैसे कैसे कर सकते हैं उसकी बात करें। पहला, अगर मैं सवाल के ऊपर अप्रोच करूं तो या तो 6 और 34 से मैं 56 बनाऊं, या मैं 56 और 6 से 34 बनाऊं। तीसरा तरीका है कि मैं 56 और 34 से क्या बनूं, 6 नंबर को बनाऊं। 56 और 34 की बात करूं, 56 और 34 से अगर मुझे 6 बनाना है तो पहला तरीका जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो या स्क्वायर करो। चूँकि 6 छोटा नंबर है तो इसका दोनों का मैं डिफरेंस लूँ तो दोनों का डिफरेंस आता है 22, और 22 से 6 नहीं बनता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा तरीका मैं लेता हूँ कि मैं 6 और 34 से किसको बनाऊँ, 56 को। तो देखो 34 और 6, अब इससे मैं 56 कैसे बनाऊँ, तो या तो मैं 6 को 2 गुना करूँ 12, और 12 इसमें मैं ऐड करूँ तो वैल्यू मेरी आई 46। अगर मैं 6 का 3 गुना लूँ तो इसमें मुझे 18 ऐड करना पड़े,
तो भी मेरी वैल्यू कितनी आती है 52, तो यहाँ से भी नहीं बन रहा। अब थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा कि मैं 56 और 6 से क्या बनाऊँ 34 बनाऊँ। तो यहाँ क्या किया गया है कि 56 और उसमें जो 6 है उसका दुगुना नंबर लिया है, तो 6 का दुगुना कितना हुआ 12, दोनों का सम किया, सम कितना आया 38 और डिवाइडेड बाई 2 किया, तो वैल्यू कितनी आई मेरी 34। इसी को ही सेकंड के अंदर अप्लाई करते हैं इसके लिए। तो यहाँ आपने देखा कि 102 और इसमें ऐड कितना किया 54 और 54 क्या 27 का दुगुना है, तो यहाँ सम कितना आया 156 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो वैल्यू आई मेरी कितना 78। अब ऐसा ही मुझे ऑप्शन देखना है जिसमें ये एग्जैक्टली फॉलो करता है। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है ये क्या कहता है 76 प्लस 68 और ये है 32 इंटू 2, 34 इंटू 2, दोनों का अगर मैं सम करूं तो सम आता है 144 बटा 2 कर दूं तो वैल्यू आई मेरी 72। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि इसने पूछा है कौन सा समीकरण सही होगा। बोर्ड मास का सवाल है और जब भी हम बोर्ड मास का सवाल करें स्पेशल ध्यान रखें सामने वाला सही पूछ रहा है या गलत, ये हमेशा पहले नोटिस करके चलना है। अब इसने पूछा है मुझे 5 और 9 को इंटरचेंज करना है, तो मुझे 9 की जगह 5 लिखना है और 5 की जगह 9 लिखना है, तो यहाँ विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे किसको मल्टीप्लाई, यहाँ डिवीजन को लेना है, वैल्यू कितनी है मेरी 2, फिर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 9 है, 5 की जगह क्या आना है 9, तो 9 4 जा कितना है 36। अब मैं फर्स्ट की अगर वैल्यू लिखूँ तो 5 माइनस 36 प्लस 2 और यहाँ से 30 वैल्यू नहीं आती है, तो पहला ऑप्शन तो क्या निकल गया मेरा गलत, वैल्यू नेगेटिव आती है यहाँ पर। सेकंड की अगर तरफ मैं चलूँ तो अगेन 5 की जगह 9 लेना है और 9 की जगह 5 लेना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई 9, 5 3 जा 15 माइनस 6, अब दोनों वैल्यूज़ का सम किया तो 24 और 24 माइनस 6 अगर मैं करूं तो वैल्यू आती है 18। सेकेंड ऑप्शन भी गलत है मेरा। आगे चलें तो इन दोनों को इंटरचेंज करते हुए चलना है, तो यहाँ से वैल्यू आई मेरी 2 और यहाँ मैं 5 लूँ तो 7 5 जा 35 प्लस 9 माइनस 2, तो वैल्यू आई 44 माइनस 2, तो 42 यहाँ से भी वैल्यू नहीं बनी, तो क्लियरली विजिबल है यहाँ ऑप्शन क्या जाना है डी। बट फिर भी हम यहाँ इसको चेक करते हैं, 9 और 5 को इंटरचेंज करना है, तो 5 4 जा 20 और ये वैल्यू आई 4, तो 20 प्लस 5 माइनस 4, दोनों का सम अगर मैं करूँ यहाँ पर, ये दोनों के वैल्यू 20 और यहाँ मुझे लेना है 9, यहाँ वैल्यू क्या लेनी है 9, तो 29 माइनस 4, तो वैल्यू कितना है मेरी 25, तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सिलॉक्स का सवाल है, 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, कुछ सेब फल हैं, कुछ सेब फल हैं, सभी फल सब्जियां हैं, सभी फल सब्जियां हैं और कोई सब्जी स्वास्थ्यकारी नहीं है। ये हमने डायग्राम बनाया। अब कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि कंक्लूजन में कौन से 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है। बात की जा रही है सेब और स्वास्थ्यकारी, तो यहाँ तो एप्पल है और यहाँ स्वास्थ्यकारी, तो एप्पल और स्वास्थ्यकारी में रिलेशन कैसा है, क्लियरली विजिबल है, पॉसिबिलिटी का है। और इसने बोला कोई सेब स्वास्थ्यकारी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी में इसमें मुझे नेगेटिव रिलेशन दिया। अब मुझे पॉजिटिव रिलेशन चाहिए जो होता है कुछ है, नेगेटिव में क्या दे रखा है नो वन, तो मुझे पॉजिटिव में क्या चाहिए सम आर, कि कुछ है। तो देखो मैं देखता हूँ कि कुछ सेब स्वास्थ्यकारी है, ऐसा कहीं भी नहीं दे रखा, तो पहला कंक्लूजन क्या होना है यहाँ पर गलत। सेकंड की मैं बात करूं कि इसने बात की है स्वास्थ्यकारी और सब्जी की, स्वास्थ्यकारी और सब्जी, तो ये यहाँ से हेल्पिंग कंक्लूजन निकला कि कोई स्वास्थ्यकारी सब्जी नहीं है, तो सेकंड कंक्लूजन मेरा है यहाँ पर राइट। थर्ड की मैं बात करूं, बात की है सब्जियां और फल, तो यहाँ क्लियरली विजिबल है कि कुछ सब्जियां सेब है, बात कर रहा है किसकी
सब्जी और सेब की बात कर रहा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं सेब और सब्जी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों में रिलेशन है। तो कुछ सब्जियां सेब है, थर्ड भी क्या है, सही। तो सही गया अपना सेकंड और थर्ड, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सीरीज का सवाल दे रखा है और इसको रिकॉग्नाइज करना है। देखो यहाँ क्या दे रखा है, पहले मैं इन दो को कंपेयर करते हुए चलता हूँ। तो कंपैरिजन में हमने क्या देखा कि ये डाउनवर्ड आया, ये डाउनवर्ड आया और नीचे वाला ऊपर की तरफ गया, और साथ ही साथ क्या हो रही है, इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। चेंज इन द सेंस देखना, ये राइट हैंड के ऊपर है, ये लेफ्ट में आया, ये राइट में है, ये लेफ्ट में गया, और ये लेफ्ट में था, ये किधर आया, राइट में। तो दो चीज़ें नोटिस की, एक तो इनकी शिफ्टिंग डाउनवर्ड हो रही है, और दूसरा जो साइन दे रखी है अगर राइट हैंड पे तो वो लेफ्ट में जा रहा है और लेफ्ट वाला राइट में जा रहा है। आगे इन दो को मैं कंपेयर करूं तो अगेन आप देख सकते हैं इनकी शिफ्टिंग डाउनवर्ड है, और ये लेफ्ट में जो था वो राइट में आ रहा है, राइट वाला लेफ्ट में आ रहा है, और लेफ्ट वाला राइट में जा रहा है। थर्ड से अगर मैं बनाऊं तो ये जो फोटो है, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सेंटर में आना है और राइट हैंड के ऊपर आना है। तो देखो फर्स्ट में अवेलेबल है, सेकेंड में अवेलेबल है, थर्ड में अवेलेबल है, फोर्थ में नहीं, तो फोर्थ एलिमिनेट किया। उसके बाद जो स्टार वाला है ये नीचे शिफ्टिंग होनी है और स्टार लेफ्ट में आना है। तो स्टार लेफ्ट में यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल ऑड वन आउट का सवाल है। 4 ग्रुप्स दे रखे हैं जिसमें से 3 सिमिलर और 1 डिफ्रेंशिएट करता है। तो मैं 32 से 65 कैसे बनाऊँ, क्लियरली विजिबल है, इंटू 2 + 1 किया गया है, यहाँ पर इंटू 2 + 1 किया गया है, ये क्लियरली इंटू 2 है, और यहाँ इंटू 2 + 1। तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 दे रखा है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो इनमें रिलेशन बनाते हुए चलते हैं। तो अगर आप रिलेशन यहाँ देखते हैं तो देखो 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 729। 27 का स्क्वायर क्या है, 729, और उसमें से सामने वाला क्या कर रहा है, 16 माइनस कर रहा है। तो वैल्यू कितनी बनी हमारी, 713। मतलब ये जो स्क्वायर है उसमें से 16 माइनस करते हुए चल रहा है। 35 का स्क्वायर 1225, माइनस 16 कर दूं इसमें से तो बचा 1209। अब 32 का स्क्वायर होता है 1024, और माइनस अगर मैं इसमें से 16 कर दूं तो मेरी वैल्यू आ जाए 1008। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एक सवाल हमने आज पहले भी किया है कि हमें स्क्वायर और क्यूब परफेक्टली याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें। रिफ्लेक्शन का सवाल है, और मिरर जो है वो ईस्ट की ओर दे रखा है। तो मतलब शिफ्टिंग जो होगी वो लेफ़्ट टू राइट होगी। तो सबसे पहले मैं देखूँ एच की फ़ोटो ऐसे बननी है, 2 की फ़ोटो ऐसे बननी है, 4 आमने सामने होना है, आर की फ़ोटो ऐसे बननी है, के लेफ़्ट में आना है, और जी की मैं बात करूँ, देखो जी में सबसे पहले हम किसको नोट करते हैं, जो जी के अंदर हिडन 7 है उसको नोट करते हुए चलते हैं, और ये घूमकर इस तरफ आ जाएगा, दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तो देखो एच थर्ड ऑप्शन के अंदर गलत दे रखा है, यहाँ पर 2 आपको गलत दे रखा है, यहाँ ओरिजिनल 4 दे रखा है। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखें। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत 1 के अपोजिट का कौन आएगा, ये पूछा है। तो जब भी हमारे पास मल्टीपल डाइस के सवाल होते हैं, हमारी बात हुई है हमें उन 2 डाइस को कंपेयर करते हुए चलना है जिनकी केवल एक सतह समान हो। एक सतह समान होने पे क्या होता है, तीनों के तीनों पेड़ निकल कर आते हैं। तो देखो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ 2 सतह समान है, 1 1 6 6, तो इनको हम कंपेयर नहीं करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट 2 डाइस को कंपेयर करूँ तो यहाँ केवल एक सतह समान है, और वो सतह है यहाँ पर 6 नंबर। तो जब एक सतह समान हो तो क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं। तो दोनों को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो यहाँ देखा 6 3 1, आगे है 6
4 2। अब हमें पूछा कि 1 के अपोजिट कौन है, तो क्लियरली विजिबल है 1 के अपोजिट नंबर है 2, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 23। नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। तो देखें जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ क्या है, कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। तो यहाँ कंपैरिजन में हमने नोट किया कि जो शेडेड सर्कल है ये लेफ़्ट शिफ्ट हुआ, फिर लेफ़्ट शिफ्ट हुआ, फिर लेफ़्ट शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ साउथ वेस्ट एंड के अंदर आएगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ के अंदर नहीं है, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। तो हमारी बात हुई है जब भी हम नॉन वर्बल के सवाल करते हैं तो मुझे गलत गलत हटाते जाना है, जो बच जाएगा वो अपने आप मेरा सही हो जाएगा। तो यहाँ तो एक ही चॉइस आई, फिर भी हम नेक्स्ट को देखें। अगर आप जो खाली सर्कल है इसको देखें तो ये शिफ्टिंग हो रही है इसकी अगेन एंटी क्लॉक, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से शिफ्टिंग होगी तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट में आएगा और इसमें नॉर्थ वेस्ट में भी दे रखा है। फिर शेडेड पार्ट को देखो, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट, इसमें राइट एंड पे है, तो ऑप्शन सी यहाँ परफेक्ट आंसर है। सेकंड लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें। सीरीज का सवाल दे रखा है दोस्तों, और सीरीज में सारे नंबर आसपास दे रखे हैं, तो हम डिफरेंस निकालते हैं इनका। देखो पहले 2 नंबर के अंदर डिफरेंस आया -23 का, यहाँ मेरे से क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर एक डिफरेंस आएगा। और अगर मैं आगे वाले डिफरेंस की बात करूँ तो 91 से ये जा रहा है प्लस के अंदर, अब डिफरेंस आया यहाँ पर 92 का, गॉट इट। अब 23 और 92 को अगर मैं देखूँ तो ये 23 की टेबल में नंबर आता है, और एक बार माइनस दिखाई दे रहा है, एक बार प्लस, इसका मतलब एक बार नंबर घटना है, एक बार नंबर जुड़ना है। तो यहाँ से जो अगली वैल्यू आएगी 23 की टेबल के अंदर, वो आना है +46, फिर नेक्स्ट आना है 69। तो अगर मैं यहाँ +46 अगर मैं करता हूँ तो मेरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 160, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 160, और 160 में से मैं 69 माइनस करूँ तो वैल्यू आनी है 91। तो बी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, लेटर सीरीज का सवाल है, और जब भी हम लेटर सीरीज का सवाल करते हैं, एक सवाल प्रीवियसली इसी पेपर में कर चुके, तो फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हुए, तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर्स को अगर मैं कंपेयर करते हुए चलूँ तो देखो क्लियरली विजिबल है, यहाँ एस से डब्ल्यू +4 हो रहा है, डब्ल्यू से ए जा रहा हूँ अगेन +4 हो रहा है, ए से ई +4 हो रहा है, और अगर मैं +4 करूँ तो लेटर आना है आई, तो ऑप्शन 2 मेरे एलिमिनेट हो गए। सेकेंड लेटर को अगर मैं कंपेयर करते हुए चलूँ, एम से यू, यू से सी, और सी से अगर मैं के पे जाऊँ तो यहाँ क्लियरली विजिबल है, डिफरेंस है +8 का, फिर अगेन +8 है, और फिर अगेन +8 है। तो अगर मैं आगे भी +8 करूँ तो मेरी वैल्यू आनी है IS, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ हमारा राइट आंसर है। थर्ड लेटर को अगर मैं कंपेयर करूँ कि Q से Z, Z से I और I से R, तो यहाँ 9 अक्षरों का डिफरेंस है दोस्तों, और आगे प्लस में 9 कर दूँ तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर E। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस को देखें, समझ में नहीं आई वीडियो को दोबारा से देखें, और जो मेन पॉइंट्स बताएं उनको सीखने की कोशिश करें। अगली मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। शुक्रिया।